बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इससे पहले हम फ्रॉनहोफर's डायफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, जिसके मुताबिक एक सिंगल स्लिट में हमारे पास डार्क सेंट्रल बैंड आता है और उसके बाद फिर ब्राइट सेंट्रल बैंड आता है, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इस तरह से दूसरी साइड पर भी हमारे पास एक से ज़्यादा बैंड्स हासिल होते हैं। लेकिन उनमें इशू ये होता है कि एक तो जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, अगर हम उसकी इंटेंसिटी की बात कर लें तो कुछ यूं होती है। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल ब्राइट बैंड हासिल होता है जिसकी विड्थ स्लिट से ज्यादा होती है। उसके बाद ये डार्क बैंड आता है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा कहते हैं, फिर मैक्सिमा आता है, फिर मिनिमा आता है। इनमें ऑल्दो हमें लाइट की वेव नेचर के बारे में एविडेंस मिल जाता है, लेकिन इशू ये होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रेशियो की बेस पर हमारे पास डार्क और ब्राइट बैंड्स आ रहे होते हैं, लेकिन एजेस पर हमें कोई ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये जो एजेस होते हैं डार्क और ब्राइट बैंड के दरमियान, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, और इनका बाउंड्री रीजन है स्मजी होता है। क्लियर पता नहीं चलता कहाँ से डार्क शुरू होता है, कहाँ से ब्राइट शुरू होता है। इसके अलावा ये एंगल कैलकुलेट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो वेव्स जाती हैं ये डिफरेंट एंगल्स से जाती हैं और उसकी बेस पर फ्रिंजेस का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क एंड ब्राइट होना डिटरमिन होता है। डार्कनेस, ब्राइटर जो बैंड है, इनकी बाउंड्रीज को शार्प करके इनके कैरेक्टरिस्टिक को बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि इंस्टेड ऑफ दिस स्मजी और लेस नंबर ऑफ बैंड्स, हमारे पास एक तो शार्प इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बैंड्स आ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ब्राइट बैंड की विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे इसकी कम है और कम है और आगे खत्म हो जाते हैं, दे डाई ऑफ क्विकली। लेकिन इस तरीके से अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास ज्यादा तादाद में ब्राइटनेस मिलेगी। ये जो बीच का एरिया है ये डार्क होगा और भी उसमें वैसे यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो ये प्रोसेस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए होता है। इसमें होता ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ वन स्लिट हम न्यूमरस छोटे छोटे स्लिट्स ले लेते हैं, एक से ज्यादा स्लिट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्लिट आ गया, यहाँ पे एक और स्लिट आ गया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इस तरह से स्लिट्स की तादाद हम बढ़ाते हैं। तो अब यहां से अगर एक वेव जा रही है, इन दोनों पॉइंट से एक एक वेव जा रही है, इन दोनों के दरमियान अगर जो पाथ डिफरेंस है ये 1 लैम्डा के इक्वल है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब अगर यहां से एक और वेव जा रही है और इस वेव और इस वेव के दरमियान भी 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो फिर भी इन तीनों की यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहां पे एक और वेव अगर जा रही है और इन दोनों का आपस में 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो अब चूंकि ये सारी वेव्स 1 लैम्डा के पाथ डिफरेंस के साथ यहां पे मिल रही हैं, तो इन सब की कॉम्बिनेशन से यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस तरह से यहां से वेव जाएगी, यहां से भी वेव जाएगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ये सारी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी वहां पे ब्राइटनेस आएगी। अब अगर हम इन तमाम वेव्स के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दें,
बहुत मामूली सा चेंज कर दें तो क्या होगा? होगा ये कि हमारे पास अब सिचुएशन कुछ यूं बनेगी। मैं जरा मैग्नीफाई कर देता हूं ताकि बड़ा हो तो आपको क्लियर नजर आए। अगर यहां से एक वेव जा रही है किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे और यहां से भी जा रही है और इन दोनों के दरमियान 1 लैम्डा के बजाय सिर्फ 1.1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ जाए, 1.1 लैम्डा का। इस तरह फिर यहां से भी एक वेव जा रही है तो यहां पे भी 1.1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आएगा, यहां पे भी 1.1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आएगा। तो इवेंचुअली हमारे पास हर दूसरी वेव के अंदर 1.1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ रहा है तो पहली और तीसरी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा ये पाथ डिफरेंस कुछ ऐसे होगा, ये 2.2 लैम्डा का हो जाएगा। फिर इस पहली का तीसरी के साथ जो पाथ डिफरेंस होगा वो 3.3 लैम्डा का होगा। हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं आएगा, यानी m लैम्डा का पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। जरा सा पाथ डिफरेंस चेंज करने की वजह से हमारे पास अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर होल्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेट्स से अगर एक वेव हम बनाते हैं इस पॉइंट P पर, उस वेव का ये पोर्शन पहुंचता है, दूसरी वेव का ये पोर्शन पहुंचता है पॉइंट P पर, तीसरी वेव का ये पोर्शन पहुंचता है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाती है। जब ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाती है तो ये तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वेव्स होती हैं, हम काफी सारे 1 सेंटीमीटर में 100, 50, 1000, 500, 1500 होल्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेव्स होती हैं, तो कोई ना कोई वेव आपस में कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी ही। तो इसकी वजह से जरा सा लैम्डा की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू 1 लैम्डा के बजाय 1.1 लैम्डा तक इंक्रीज करने से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उन तमाम स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आएगी जहां पर तमाम वेव्स आपस में 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, m लैम्डा के पाथ डिफरेंस से ट्रैवल करेंगी, वेयर m वुड बी 1, 2, 3, 4 और पाथ डिफरेंस कहीं भी लैम्डा के डेसिमल फ्रैक्शंस में नहीं आएगा किसी भी वेव का। सारी की सारी वेव्स हमारे पास आ जाएंगी इंटीग्रल मल्टीपल में। लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में सब तमाम वेव्स का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत स्पेसिफिक पॉइंट हमें ब्राइटनेस देगा, इस तरह एक और बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ब्राइटनेस देगा, एक और बहुत स्पेसिफिक पॉइंट ब्राइटनेस देगा, एक और बहुत स्पेसिफिक पॉइंट होगा जो हमें ब्राइटनेस देगा और इसके अलावा तमाम पॉइंट्स हमें डार्कनेस देंगे। तो इस तरीके से चूंकि हमें बाउंड्रीज भी बहुत वेल डिफाइंड मिलती हैं, नो स्मजी एजेस, और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे हमारे पास होल्स होंगे उतने ही हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अनलाइक जो हमने डबल स्लिट या सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की थी जिसमें 3-4 बैंड मिलने के बाद वो डाई ऑफ हो गए थे, हमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी मदद से हम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और मैथमेटिकली हमारे पास यहाँ पे वही फॉर्मूला आता है कि d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d क्या है? d अगेन सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स है, दो स्लिट्स के दरमियान की सेपरेशन को हम d कहते हैं। और इस केस में इस d के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इस d का मतलब होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। d को हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे n क्या है? n ये है कि 1 सेंटीमीटर में हम कितनी लाइंस पास करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में
हमारे पास कितने होल्स हैं, जितने होल्स हैं उतनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास होंगी। यहाँ पे आप लाइंस देख लें, कितनी लाइन है, हर एक लाइन एक एक वेव को शो करती है, तो वो n की रिप्रेजेंटेशन करती है। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर, और वो हमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू दे रहा होता है इस डायफ्रैक्शन में।